हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 के लिए। देखिए एक चैप्टर जो जिसका जो नाम है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये चर क्या होता है। तो देखिए नॉर्मली जो चर होता है एक्स और वाई, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हम लोग जो चर होता है वो एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि चर का अगर डेफिनेशन पूछें इन मैथमेटिकल में तो वैसा बीजीय व्यंजक, या अगर हम लोग ऐसे बोलें कि वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, गणितीय क्रिया में हमेशा जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं। इसको ज़्यादातर हम लोग किससे, तो एक्स और वाई से ज़्यादातर इसको डिनोट करते हैं, है ना। और फिर अगला नंबर आता है रैखिक। रैखिक का मीनिंग क्या होता है, तो रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक रैखिक का मतलब यही होता है कि जिस भी जिस चर का अगर डिग्री एक हो ना उसी को हम लोग रैखिक बोलते हैं। जैसे ये जो अगर इसका अगर डिग्री 1 होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री जो होता है जो घात, उस घात को एक होना चाहिए। जिसका घात अगर एक रहेगा जिस चर राशि का, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। जैसे में अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 3x, तो ये जो रैखिक है ये क्या है, रैखिक है। अगर 3x में हम 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, इज इक्वस टू जीरो। ये अगर लिख देते हैं 3x + 2 इज इक्वस टू जीरो, ये हो गया रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने चैप्टर का जो फिर एक बार और से देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इतना का हम लोग अर्थ समझते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चूंकि 9th क्लास में ही हम लोगों को पढ़ना था। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो अगर हम लोग एक स्पेशल केस लिखते हैं, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यही क्या होता है, दो चर वाला। देखिए यहाँ पे दो चर भी आप लोगों को दिखाई देता होगा, एक x है दूसरा क्या है, y है। और इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है, तो 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो 1 है, तो मतलब ये रैखिक भी हो गया। तो दो चर हो गया, रैखिक भी है, और इसको समीकरण भी हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये इक्वल जीरो है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि जो अगर बीजीय व्यंजक के बीच में अगर इक्वल का अगर साइन है ना तो उसी को हम लोग समीकरण बोलते हैं। जैसे में ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ए होता है, बी होता है या सी होता है, ये क्या रहेंगे, ये सब वास्तविक संख्या रहेंगे, है ना। इसके अलावा और क्या होता है कि ये जो एक्स होगा ना, एक्स का जो कोफिशियंट है ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। बी जो है ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो अब चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर इसी तरह का फॉर्म अगर हम लोग दो लिख देते हैं, दो फॉर्म अगर ऐसा लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है जैसे में इसका जो इक्वेशन होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो। और एक होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो हो गया ना, देखिए युग्म हो गया। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब एक ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म, और एक हो गया ये रैखिक समीकरण, और एक ये हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, और देखिए चर भी, देखिए यहाँ पर दो चर है, यहाँ पे x है y है, यहाँ पर भी x है और y है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या होगा, ये चीज़ होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या होंगी, ये सब होंगी वास्तविक संख्याएं। ये सब क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, और a1, ठीक है, नॉट इक्वल जीरो, b1 नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, उसी तरह इसका जो कोफिशियंट है a2 नॉट इज इक्वल टू जीरो और b2 नॉट इक्वल जीरो होगा, क्योंकि अगर जब यही सब जीरो हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट ही बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब क्या होंगी, इसका जो कोफिशियंट ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके हम हल के बारे में बात करेंगे। इसका जो हल होता है ना, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो अगर हल होता है, वो हल दो तरह से निकलता है।
दो तरह से इसका हम लोग हल निकालते हैं। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है ग्राफीय विधि, या इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय विधि। इसी का जो दूसरा नाम है होता है उसी बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय विधि। ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बोलते हैं, बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे ग्राफीय विधि और ज्यामितीय विधि के बारे में कि ग्राफीय विधि क्या होता है या फिर ज्यामितीय विधि क्या होता है। मतलब जिसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जैसे में अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे में अगर ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे काट देते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, मान लीजिए ये दो दो लाइन होगा, दो लाइन यहाँ पर कट करेगा, तो ये जो सॉल्यूशन इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमको ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि कहलाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखना है हम लोगों को, ये जो दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये दो समीकरण है। मतलब एक समीकरण से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और दो समीकरण अगर है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब दो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करें, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर देती हैं। ठीक है, पहला कंडीशन केस नंबर एक। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, केस नंबर जो दो है वो ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। या फिर केस नंबर थ्री, केस नंबर तीन, केस नंबर तीन जो है ये हो सकता है कि ये जो एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ सकती है। यही तीन कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कोई चौथा कंडीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको समझना है कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया केस नंबर वन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो दोनों लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब क्या करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हो जाएंगी नो, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हो गई तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा। अब इसके हम लोग हल के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर ये प्रतिच्छेदी होंगी तो ये एक दूसरे को कितना जगह कट करती हैं, एक जगह। अगर जितना जगह कट करती हैं ना तो वही उसका हल कहलाता है। कितना जगह कट कर रही तो एक जगह, तो इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। क्या होगा, तो एक हल होगा। और ये जो हल होगा वो कैसा होगा, तो यूनिक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, इसको हम लोग ये लिख देते हैं, मतलब एक एक्स का वैल्यू निकलेगा और एक ही वाई का वैल्यू निकलेगा, है ना। अगर हम लोग ये बोल देते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं इसको कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और एक चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, मतलब संगत होती हैं। ठीक है, संगत का अर्थ ये होता है कि देखिए, संगत का अर्थ क्या होता है, संगत का अर्थ ये होता है कि अगर उसका हल है, एक है या अनेक है, उसी को हम लोग संगत बोलते हैं। ठीक है, और फिर अब आगे चलते हैं केस नंबर दो में। जैसे में इसके ऊपर अब ये कब कब कंडीशन हो सकता है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे इस चीज़ को। तो इसके लिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है A1 B1 और C1 फिर A2 B2 C2, तो यहाँ पे इसके लिए ये कंडीशन है कि A1 बटा A2 अगर नॉट इक्वल है B1 बटा B2 के, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर और x का कोफिशिएंट यहाँ पर, मतलब ये दोनों का जो अनुपात है, या फिर जो b1 y का कोफिशिएंट फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 बटा b2, इन दोनों का अगर अनुपात इक्वल नहीं होता है तो उस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा, और वो दोनों क्या होंगी, वो संगत होंगी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, और अगला लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, x है, और ये x का क्या कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये क्या, इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, ये हो गया 3 है तो 3 इसको लिख दिए। और ये क्या है, ये भी x का कोफिशिएंट, ये A2 है, इसको भी लिख दिए। और ये देखिए फिर y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4 है। इन दोनों का हम लोग को रेशियो देखना है, ये कट गया, और ये देखिए यहाँ से निकला 1 और यहाँ से निकला 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसका एक हल होगा। फिर हम लोग अपने केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब केस नंबर जो 2 मेरा है वो क्या है, दोनों समांतर हैं। ये देखिए, समांतर होने का कंडीशन कब है, ये समांतर कब होंगी, जब A1 बटा A2 नॉट
A1 बटा A2 इक्वल हो जाए B1 बटा B2 के, और जो B1 बटा B2 है वो C1 बटा C2 के इक्वल नहीं हो। अगर ऐसा स्थिति होता है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों क्या रहेंगी, वो समांतर रेखाएं होंगी। अगर ये दोनों समांतर रेखा होंगी, अगर ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और अगर समांतर हो गया ना तो फिर समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। देखिए अगर ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, जब काटेंगे ही नहीं तो फिर उसको हम लोग हल नहीं बता सकते हैं। जब तक काटेगी नहीं तब तक हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं काटा, जब काटेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, अगर हल नहीं होगा, एक भी अगर हल नहीं होगा, एक हो या अनेक हो, अगर हल होगा तो उसको संगत, अगर नहीं होगा तो उसको असंगत होगा। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे पता किए हैं कि A1 बटा A2 इज इक्वल्स टू हो B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 है वो C1 बटा C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग केस नंबर 2 में रखेंगे, मतलब समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और जब समांतर रेखा होंगी तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, और जब काटेंगे ही नहीं तो फिर उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। उसी तरह हम लोग अपने आगे चलते हैं अपने तीसरे नंबर केस की तरफ। ठीक है, ये जो मेरा जो तीसरा नंबर केस है वो ऐसा है कि अगर A1 बटा A2 ये इक्वल हो जाए B1 बटा B2 के। ठीक है, और B1 बटा B2 जो है वो इक्वल हो जाए किसके, तो C1 बटा C2 के। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, C1 बटा C2 के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होता है कि सब अनुपात बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, समपाती हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी। समपाती मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, मतलब समपाती होंगी। अब अगर समपाती होंगी तो हल कितना होगा, तो एक चीज़ देखिए, ये चूंकि रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, रेखा का कोई अंत नहीं होता, रेखा हमेशा बढ़ता रहता है। तो एक दूसरे के ऊपर हम बढ़ रही हैं, ये दूसरे के ऊपर बढ़ रही थी, यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर भी सोल्यूशन है, यहाँ पर भी सोल्यूशन है। मतलब हर जगह एक दूसरे को काट रही है, जितना जगह काटेंगे ना उतना उसका सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर एक जगह काट रही थी तो एक सोल्यूशन हुआ, यहाँ पर नहीं काट रही थी तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर जगह काट रही है तो इसका कितने सोल्यूशन होंगे, इसके अनंत हल होंगे। कितने होंगे, तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला जो मेरा जो पॉइंट होगा, अगर ये अनंत हल है, एक हो या फिर अनेक हो, हम क्या बोले हैं कि एक हो या अनेक हो, अगर वो अगर है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, संगत बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, दोनों रेखाएं ये क्या होती हैं, संगत हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया संगत के लिए, जैसे ये 3x है प्लस 4y इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, और उसी तरह जो मेरा अगला है वो हम 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 16 है। ठीक है, तो अब A1 बटा A2 मतलब 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू कितना, तो 8/16। अब सब किसी का आप लोग वैल्यू देखिए, देखिए इसको काट देंगे 2 बार में, इस भी 2 बार में, ये भी 2 बार में, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए सब एक ही अनुपात, सबका अनुपात क्या है, बराबर है, मतलब 1/2 1/2 1/2। अगर ऐसा होता है ना तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती हो जाएंगी, और समपाती होंगी तो उसका हल कितना होगा, तो अनेक हल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को ग्राफ में पढ़ना है। देखिए ग्राफ का 3 कंडीशन हो सकता है, मतलब ये जो अभी हम लिखवाए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस ग्राफ के बाद से अब हम लोग चलते हैं बीजगणितीय विधि पर, कि बीजगणितीय विधि क्या क्या होता है। तो देखिए बीजगणितीय विधि के बारे में अगर हम लोग बात करें, बीजगणितीय विधि के बारे में, तो बता दे रहे हैं हम कि जो बीजगणितीय विधि होती है ना, बीजगणितीय विधि, इसमें 3 हमको इसमें जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो 3 फॉर्मूला है बीजगणितीय विधि द्वारा हल जो होता है। पहला होता है, अगर हम लोग बात करें तो एक होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। ठीक है, दूसरा नंबर पे होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरे नंबर पे पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस 3 विधि को हम लोगों को किस में पढ़ना है,
ये बीजगणितीय विधि, मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखिए सॉल्यूशन तो मेरा सब एक ही होगा, लेकिन जो विधि जो ये अलग अलग विधि है, जैसे एक को बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो ज़्यादातर याद रखिएगा एग्जाम में जो होता है ना यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि वज्र गुणन विधि द्वारा इसका सोल्यूशन कीजिए, हल निकालिए। ठीक है, सबसे आसान विधि जो है वो है, तीनों देखिए आसान ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है प्रतिस्थापन या फिर विलोपन। वज्र गुणन भी बहुत आसान है इसको अगर हम लोग ट्रिक पर पढ़ें तो। ठीक है, तो ये तीन विधि हम लोगों को इसमें पढ़ना है, मतलब इसको सॉल्यूशन करना है। अग्राफीय है, अग्राफीय के बाद से फिर बीजगणितीय, बीजगणितीय में भी फिर हम लोगों को तीन विधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग अपने इस वीडियो में बस इतना ही, और अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज होगा 3.1। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी पूछना है हमसे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।